हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स से हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बैक्टीरिया की सेल एनवेलप और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो होता है कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर मिलने वाला एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है दिखने में, जैसा कि आपने हनी देखा होगा। यहाँ पर ये शहद आप देख रहे हैं, हनी की तरह से गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है। इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, मिनरल्स, वो सारे के सारे सब्सटेंस सेल के अंदर मिलने वाले साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स्ड रहते हैं। साइटोप्लाज्म को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इससे लगा करके यहाँ से अंदर तक जो है लिक्विड सा सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, सेमी फ्लूइड सा गाढ़ा सा सब्सटेंस ये होता है। इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोलोइडल स्टेट में होता है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होते हैं। ये जो इनसोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इसके अंदर और इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी वजह से हम इसको कोलोइडल स्टेट बोलते हैं, इसकी कंडीशन को। साइटोप्लाज्म जो होता है, अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है तब हम उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो हम इसको यहाँ पर साइटोप्लाज्म कहेंगे। जब आप यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तब आप इसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर इंक्लूडेड है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये होगी साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। अब इसके अंदर होती तो बहुत कम चीजें हैं और ना होने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं तब हम वहां पर पढ़ते हैं कि उनके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जिनमें से कोई भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में या बैक्टीरिया की सेल में नहीं मिलेगा। अब ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि इनके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको चारों तरफ से घेर के रखती है। तो इस तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम आपने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई ऑर्गेनेल यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। दूसरा ऑर्गेनेल हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सारा काम इसका होता है। ये भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है। और एक ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस का काम होता है जो प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं, ये उनको पैकेजिंग करता है, पैक करके वेसिकल्स की फॉर्म में ये उनको बाहर भेजता है। तो गोल्जी एपैरेटस भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा लाइसोसोम्स भी यहाँ पर नहीं मिलता है। लाइसोसोम्स को आप जानते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स होते हैं। सेल का जो हिस्सा खराब हो जाता है, वोर्न आउट हो जाता है, लाइसोसोम्स अपने एंजाइम उसके ऊपर डालता है और उसको वहां से निपटा देता है। तो ये लाइसोसोम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलती है। क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता है। और वैक्यूल्स जो होती है प्लांट सेल्स के अंदर, जिनके अंदर एक्सेसिव वाटर को स्टोर करके सेल रखती है और वाटर बैलेंस अपना कंट्रोल करके रखती है, ऐसी कोई भी वैक्यूल्स आपको बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं मिलेगी। अब बैक्टीरिया की सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं जो कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ी है। यहाँ पर होता है क्लोरोसोम, जो एंटीना कम्प्लेक्स होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा मेम्ब्रेन का बना हुआ ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। इसको हम ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है और कोई ऑर्गेनेल की तरह से काम नहीं करता है। मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बाइनरी फिशन में हेल्प करता है, सेप्टम फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो इन दो पार्ट्स के अलावा, जो कि दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, इनके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल
प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं मिलता है। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो टेक्सचर होते हैं वो ग्रेन्युलर होते हैं, यानी दानेदार सा ये आपको दिखाई देता है। जैसे कई बार आपने क्लोजअप की पेस्ट देखी होगी, उसके अंदर दाने दाने से आपको दिखाई देते हैं, छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स सी दिखाई देती हैं। इसी तरह का ग्रेन्युलर जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, और इसकी ग्रेन्युलर होने के पीछे जो कारण है वो होते हैं 70s राइबोसोम्स। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है और ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं, लेकिन राइबोसोम को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह से आपने साइटोप्लाज्म को अभी तक समझ लिया और आप ये समझ पाए कि सेल के बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड के अलावा इसको जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या क्रोमोनीम भी कहा जाता है। अब जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया की सेल का, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। इसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये नेक्ड होता है, यानी कि इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट रहती है। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है जिसके सेंटर में डीएनए रहता है। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में या बैक्टीरिया में नहीं होती है। इसी वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके पास कोई भी फ्री एंड्स नहीं होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का वो बिल्कुल सर्कुलर होता है और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल्स का उसको कंपैक्ट करके सेल के अंदर रखा जाता है। क्योंकि जो डीएनए होता है उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उनको एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में समेट लेने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प ली जाती है। जैसे कि आपने पतंग कभी उड़ाई होगी तो उसमें देखा होगा धागे को अगर आप अपनी छत पर फैलाएंगे तो बहुत ही उसकी लेंथ हो जाएगी, लेकिन उसको हुचके के ऊपर आप लपेट देते हैं, उससे क्या हो जाता है उसको धागे को आप कंपैक्ट करके रख लेते हैं। इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में समझ लेंगे जिससे आगे भी आपको थोड़ी समझने में चीज़ों को आसानी रहेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो राउंडेड सी स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल सी स्ट्रक्चर है, इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर डीएनए को कोइल्ड करके रखा गया है। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कहते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप की जो प्रोटीन होती है वो होती है H1, दूसरी टाइप होती है H2A, थर्ड इज H2B, फोर्थ इज H3 एंड फिफ्थ इज H4। जो हिस्टोन ऑक्टामर आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हिस्टोन जो ये प्रोटीन्स हैं 5 टाइप्स की, इनकी कुछ यूनिट्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। ऑक्टामर का मतलब है यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स की 8 यूनिट्स हैं। इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर H2A प्रोटीन्स हैं, इसकी 2 यूनिट्स यहाँ पर है, तो 2 यूनिट्स H2A की हो गई, 2 यूनिट्स हैं H2B की, 2 सब यूनिट्स हैं यहाँ पर H3 की और 2 ही सब यूनिट्स हैं यहाँ पर H4 की। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई है, इसी को हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। अब 4 टाइप की जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो तो हिस्टोन ऑक्टामर में चली गई और जो एक प्रोटीन हमारी बच गई H1, ये हिस्टोन ऑक्टामर से बाहर प्रेजेंट है। ये वाली H1 प्रोटीन होती है, यानी H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये भी डीएनए की बाइंडिंग में हेल्प करती है। तो इस तरह से जो डीएनए है वो इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर यहाँ पर कोइल्ड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब है हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। तो इस तरह से डीएनए की कंपैक्शन कर दी जाती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसी कंपैक्शन करने वाली हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको HU प्रोटीन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोटीन को कंपैक्ट करके सेल के अंदर न्यूक्लियोइड की फॉर्म में रख देती है। HU प्रोटीन्स में जो H है इसका मतलब है हिस्टोन लाइक और U है, U का मतलब है U93। U93 स्ट्रेन है ई कोलाई का, जिससे हमने इन प्रोटीन्स को निकाल करके स्टडी करके ऑब्जर्व किया, तो इस वजह से इनका नाम रख दिया गया HU प्रोटीन्स। तो आप ये देखें यहाँ पर जो कंपैक्शन है, फोल्डिंग होती है प्रोकैरियोटिक डीएनए की, वो 250 to 700 टाइम्स होती है, यानी कि 250 से 700 गुना उसको कंपैक्ट करके
न्यूक्लियोइड की फॉर्म में सेल के अंदर रख दिया जाता है। ये हाई लेवल की जो सुपर कोइलिंग है, इसमें हमने समझ लिया है कि मदद कर रहा है हमारा आरएनए और एचयू प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियोइड होता है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, और कभी कभी जो न्यूक्लियोइड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है या मीजोसोम से भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ लिया है बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनको सब माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है क्योंकि इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये बने हुए होते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के, यानी कि इनके अंदर आरएनए होता है और इसके अलावा इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर सा दिखाई देता है, और ग्रैन्युलर सा दिखाई देने के पीछे वजह जो होती है वो राइबोसोम्स ही होते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर डिस्पर्स्ड रहते हैं। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर 20,000 टू 30,000 राइबोसोम्स होते हैं, और जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं वो होते हैं 70s टाइप के। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 70s और 80s राइबोसोम्स की जो टाइप है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर पाए। यहाँ पर जो S है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये आपको याद रखना है। इसको स्वेडबर्ग नंबर भी कहते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेडिमेंटेशन कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन देख रहे होंगे। इस मशीन के अंदर हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को डाल करके बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सेंट्रीफ्यूगेशन समझिए ब्लड का कैसे किया जाता है। ब्लड को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पर इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देंगे। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जैसे हम ब्लड को रखेंगे और इसके बाद हम इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसका रोटेशन करेंगे तो देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है यहाँ पर प्लाज्मा अरेंज हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर बीच में व्हाइट कलर की जो WBC है वो अरेंज हो गई है, और सबसे नीचे यहाँ पर RBC अरेंज हो गई है। जो अरेंजमेंट है कंपोनेंट्स का वो उनके वेट के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो हल्का सब्सटेंस है वो सबसे ऊपर अरेंज हो गया है, जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे अरेंज हो गया है। आपको यही बात समझनी है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ सेडिमेंट होता है। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो बैक्टीरियल राइबोसोम है और जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है उन दोनों को हम रख देते हैं। तो अभी यहां पर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, और इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे मार्क्स बने हुए हैं। यहां पर लिखा है 10S, 20S, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये मार्क्स यहां पर लगे हुए हैं। और अब हम इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भर देते हैं, और इसके अंदर हम राइबोसोम को रख देते हैं। हम एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इसके अंदर रखेंगे और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम इसके अंदर रखेंगे। तो मैं रेड कलर से बना रहा हूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को, और ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं यूकैरियोटिक राइबोसोम को। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 राइबोसोम्स को रखा है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों राइबोसोम्स को हम रख के हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देते हैं। अब इस मशीन को हम बहुत ही हाई स्पीड पे घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसका सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट होता है, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है इसका भी सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि हमने ग्रीन कलर में बनाया है, इसको मैं लिख देता हूं यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये सेडिमेंट जब इसका सेडिमेंटेशन होता है तो ये 80S वाली जो रीडिंग है उस पे जाके रुकता है, और जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये सेडिमेंट होकर के ये 70S वाली रीडिंग पे रुक जाता है, यानी कि ये यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पर इसका सेडिमेंटेशन होता है, और ये वाली जो रीडिंग है यहाँ पर 80S पे सेडिमेंटेशन होता है यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का। तो इस तरह से इनका जो सेडिमेंटेशन की स्पीड है या किस तरह से ये सेडिमेंट हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम इसको 70S या 80S कहते हैं। जो 80S राइबोसोम होता है वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा एडवांस होता है 70S राइबोसोम से, लेकिन काम दोनों के दोनों राइबोसोम्स एक ही करते हैं। दोनों के दोनों जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, और इनके ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड और दूसरे फ्री।
जो फिक्स्ड राइबोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं और वहां पर से जो प्रोटीन्स को वो सिंथेसाइज करते हैं उनको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं और वे जिन प्रोटीन्स की सेल को अंदर जरूरत होती है उनको सिंथेसाइज करते हैं। कई बार जो राइबोसोम्स होते हैं वो 4 to 8 की ग्रुपिंग में एक साथ अटैच्ड होते हैं एक आरएनए के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आरएनए मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर ये यहाँ पर 4 राइबोसोम्स एसोसिएटेड हैं। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम जब किसी सेल के अंदर बनते हैं वो बनने का ये बेनिफिट होता है सेल को कि किसी पार्टिकुलर प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है उसको इंसुलिन हार्मोन बनाना है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अपने आप में एक प्रोटीन ही होता है। बैक्टीरिया की बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर उसके पास पॉलीराइबोसोम होगा तो एक प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज वो बड़ी आसानी से बना सकता है। तो ये हो गया राइबोसोम। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में और हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में एक थिक सेमी फ्लूइड सा सब्सटेंस होता है। इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं क्योंकि सेल के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड, फैट्स वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। साइटोप्लाज्म की हमने स्टेट देखी तो हमें पता लगा कि साइटोप्लाज्म कोलोइडल नेचर में होता है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसके अंदर वाटर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा न्यूक्लियोइड के बारे में। जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके कई और नाम भी थे, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और क्रोमोनेम। ये जो न्यूक्लियोइड होता है एक बैक्टीरिया का वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, बिना किसी एंड के होता है। उसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। कंपैक्शन करने के लिए इसके पास HU प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद में मैंने पढ़ा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस पार्टिकल्स होते हैं। ऑर्गन या ऑर्गेनेल कहना इनको सही नहीं होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्रीज की तरह से काम करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और ये बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के। और इनका जो टाइप होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो होती है 70s टाइप। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो जो चीजें पढ़ी वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई आपको डाउट है, कोई चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।